Welcome you all in this class. Today we will discuss about diffusion and adoption of innovation. तो इसका हिंदी में मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण और एडॉप्शन का मतलब होता है अंगीकरण। तो इनोवेशन जो है नवाचार, उसका विसरण और एडॉप्शन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन या फिर विसरण क्या होता है। विसरण का अगर सिंपल शब्दों में इसका अर्थ बोला जाए तो विसरण का मतलब होता है फैलाव, ठीक है ना। इसका डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग, फैलाव, किसी भी चीज का फैलाव। तो हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की चर्चा कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का फैलाव या एग्रीकल्चरल जो भी नॉलेज है उसका फैलाव, ठीक है। तो उसके मीनिंग और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग न्यू एग्रीकल्चरल नॉलेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनेटिंग सोर्स टू इट्स फाइनल यूजर्स। विसरण नए कृषि ज्ञान को उसके मूल स्रोत से इसके अंतिम उपयोगकर्ताओं तक फैलाने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ओरिजिनेटिंग सोर्स क्या होगा? ओरिजिनेटिंग सोर्स होगा रिसर्च, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज जनरेट की जाती है। तो स्प्रेडिंग सोर्स वो होगा और इसके फाइनल यूजर्स क्या होंगे? फार्मर्स, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग सोर्स मतलब रिसर्च से लेके फार्मर्स तक फैलाना क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। Diffusion may be defined as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among members of a social system. इसको हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं? विसरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत नवाचार को कुछ चैनलों के माध्यम से निश्चित समय में समाज के लोगों के बीच संचारित किया जाता है। तो ये डेफिनेशन डिफ्यूजन का जो परफेक्ट डेफिनेशन है, और इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि जो भी इनोवेशंस है उसको कम्युनिकेशन के जो सर्टेन चैनल्स, कुछ निश्चित चैनल्स हैं, उसके माध्यम से एक निश्चित टाइम पीरियड में जो हमारे सोशल सिस्टम के मेंबर्स है या सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स कौन है? हमारे लिए फार्मर्स, वहां तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसके ये चार एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन। मतलब ये चारों एलिमेंट्स होंगे तभी डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होगी। तो इसके अंतर्गत पहला आप लोग देख रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नवाचार। नवाचार मतलब कोई भी नया आइडिया, कोई नया प्रैक्टिस, कोई नया ऑब्जेक्ट, वो इनोवेशन कहलाता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन चैनल्स, तो कम्युनिकेशन चैनल्स डिपेंड करता है कि कहाँ हम पहुंचा रहे हैं, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो किस प्रकार का है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्टेन चैनल्स जो होते हैं उसका चयन किया जाता है डिफ्यूजन के अंतर्गत। फिर यहाँ पर देख रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्लिक ग्रुप प्रोसेसेस। तो ये व्यक्तिगत, जैसे हम लोग अलग अलग संपर्क प्रणाली पढ़े हैं, उसके तहत ये कुछ इंडिविजुअल वाले मेथड्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत इंडिविजुअली किसानों से कांटेक्ट की जा रही है, या ग्रुप प्रोसेसेस भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप लोग देखें सोशल स्ट्रक्चर एंड टाइम। तो ये सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? सोशल स्ट्रक्चर इज अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस whereby human beings in a society interact and live together, ठीक है ना। सामाजिक संरचना का मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में अगर हम बोले तो समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की स्थिर व्यवस्था जिसके तहत समाज में लोग परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक साथ रहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? सोशल स्ट्रक्चर। तो जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी कंप्लीट स्टडी की जाती है। इस प्रकार के सोशल स्ट्रक्चर के तहत रहने वाले लोगों के बीच हम ये इनोवेशन को पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टाइम, स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही वो जो इनोवेशन है उसको सर्टेन चैनल्स का उपयोग करते हुए जो भी मेंबर्स है सोशल सिस्टम के, वहां तक उसको पहुंचाना है। तो ये टाइम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है डिफ्यूजन का। व्हाट इज इनोवेशन?
अब हम लोग इनोवेशन की बात करते हैं कि नवाचार आखिर होता क्या है। जैसे कि मैं पहले ही बोला कि कोई भी नया आइडिया, नया प्रैक्टिस, नया ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास टेक्नोलॉजी, उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, उससे बेनिफिशियल होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में कोई ना कोई फायदा हमको पहुंचाता हो, तब वो इनोवेशन कहलाएगा। एंड इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन। नवाचार एक विचार, तकनीक या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति या अंगीकरण करने वाली अन्य इकाइयों के द्वारा नए के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। तो इनोवेशन का मतलब क्या, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी प्रैक्टिस हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको कोई भी व्यक्ति या अंगीकरण करने वाली कोई भी इकाई उसको नए के रूप में ग्रहण करे, वो इनोवेशन कहलाएगा। द टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिसेस डेवलप्ड थ्रू रिसर्च और इनोवेशंस। और ये जो इनोवेशंस हैं वो कहाँ पे डेवलप किए जाते हैं? दीज आर डेवलप्ड इन रिसर्च स्टेशंस। जो भी अनुसंधान केंद्र है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी अनुसंधान केंद्र है, वहां पर ये सारे इनोवेशंस, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजीज के रूप में या अलग अलग प्रैक्टिसेस के रूप में डेवलप की जाती है। समटाइम्स इट मे बी डेवलप्ड बाय फार्मर्स। और कुछ समय ये किसानों के द्वारा भी विकसित किए जाते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ प्रैक्टिसेस जो इनोवेशंस के रूप में होते हैं, नवाचार के रूप में होते हैं। दिस मे बी न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। मतलब ये इनोवेशंस हो क्या सकते हैं, ये क्रॉप की अलग अलग वैरायटीज हो सकती है, ठीक है ना, कुछ इंसेक्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, न्यू ब्रीड ऑफ लाइफ स्टॉक हो सकता है, ठीक है ना, न्यू टेक्निक्स ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब कि जो चीजें आज के डेट में हम कर रहे हैं उसको करने का एक नया तरीका भी इनोवेशन हो सकता है। द आइडिया और प्रैक्टिस शुड बी ओरिजिनली डेवलप्ड। और ये जो आइडिया और प्रैक्टिस है वो ओरिजिनली डेवलप्ड होना चाहिए, तभी वो इनोवेशन कहलाएगा, ठीक है ना। व्हेन अ पर्सन फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ इट, इट इज एन इनोवेशन टू दैट पर्सन। और जब व्यक्ति जो भी नई प्रैक्टिस या टेक्नोलॉजी के संपर्क में पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो उसके लिए वो इनोवेशन होगा, नवाचार होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि हर नई चीज जो आ रही है उसको हम इनोवेशन नहीं बोल सकते। एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन हम उसको बोलेंगे जिसके कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ एप्टी ये होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं उसकी होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उसको इनोवेशंस बोल सकते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये 7 प्रकार की विशेषताएं हैं जो किसी भी नई प्रैक्टिस या नई टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, तब हम उसको इनोवेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, रिलेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ, ठीक है ना। तो तुलनात्मक लाभ के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इज इट बेटर देन द टूल और टेक्निक इट इज रिप्लेसिंग। मतलब जिस भी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए नया प्रैक्टिस या नया टेक्नोलॉजी जनरेट की गई है, क्या वो उस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बेटर है, अच्छी है। और अच्छी है ये हम कैसे जानते हैं, इसको किस प्रकार से जज किया जाता है, इकोनॉमिकली क्या ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, क्या ये टाइम रिड्यूस कर रहा है, समय की बचत कर रहा है, या कॉस्ट या लेबर रिड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, इसकी लागत जो है उसको कम कर रहा है, या लेबर जितनी मात्रा में लगनी चाहिए उसको ये कम कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको जज किया जाता है कि रिलेटिवली क्या वो फायदेमंद है जो अभी हमारे पास वर्तमान में टेक्नोलॉजी है उससे, ठीक है ना। कंपेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता, ठीक है ना। Is it perceived as consistent with the existing values, past experiences and needs of potential adopters? जो भी इसको अडॉप्ट करने वाले हैं या जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या वहां पे ये अनुकूलित हो सकता है, उसके वैल्यूज, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, जो भी उसके पुराने अनुभव हैं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करते हुए क्या वहां पर वो अनुकूलित हो सकता है। तो ये अनुकूलन जो है ये 2
प्रकार का हो सकते हैं, तो सिचुएशनल कंपेटेबिलिटी और कल्चरल कंपेटेबिलिटी। तो सिचुएशनल कंपेटेबिलिटी के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां की स्थिति क्या है। ठीक है, अगर कोई भी वैरायटी हम किसी क्रॉप की जनरेट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि वो इनोवेशन है, नवाचार है, और जहाँ के लिए हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो क्या वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंपेटेबल है, अनुकूलित होने का गुण है उसमें। कल्चरल कंपेटेबिलिटी, सांस्कृतिक अनुकूलता, मतलब जो भी लोगों की मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उसको किसी भी प्रकार से उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए वो मान्य हो जाना चाहिए वहां के जो लोग हैं, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, जटिलता। ठीक है, जटिलता, इज इट परसीव्ड एज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि यूज करने में या समझने में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हमको होती हो तो हम बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन इनोवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत अगर देखा जाए तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज जनरेट हो रही है जिसको हम इनोवेशन की श्रेणी में लाना अगर चाह रहे हैं, तो वो इजियर होना चाहिए समझने में। जो भी हमारे पोटेंशियल अडॉप्टर्स हैं, जो भी हमारे फार्मर्स हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी हमने जनरेट किया है, ठीक है ना, वो इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसको समझ सके। ठीक है ना, तभी इसका एडॉप्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। ट्रायल एबिलिटी, ट्रायल एबिलिटी का मतलब होता है परीक्षण योग्यता, ट्रायल करना, परीक्षण करना। ट्रायल एबिलिटी मतलब कि ट्रायल करने योग्य हो। परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है कि छोटे से क्षेत्र में अगर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, इट में बी एक्सपेरिमेंटेड विथ ऑन अ लिमिटेड बेसिस, छोटे से एरिया में। जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़े थे मिनी किट्स के बारे में, शायद याद आ रहा होगा। तो पहले टेक्नोलॉजी को छोटे से एरिया में हम ट्रायल करके देखते हैं, और उस ट्रायल में अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर दे रहे हैं तो भी उसको बड़े क्षेत्रों में हम उसका फैलाव करते हैं। तो वैसे ही कैरेक्टर इसमें भी होना चाहिए, छोटे से क्षेत्र में उसको हम ट्रायल करके देख पाए, किसान उसको ट्रायल करके देख पाए, जांच पाए कि क्या सही में वो अच्छा है उसके लिए। ठीक है ना। ऑब्जर्वेबिलिटी, आकलन योग्यता, मतलब ऑब्जर्व करना, आकलन कर लेना। ठीक है ना। आर द रिजल्ट्स ऑफ एन इनोवेशन विजिबल टू अदर्स, क्या जो भी इनोवेशंस के रूप में नई टेक्नोलॉजी आई है उसके रिजल्ट्स को लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिख रहा है। ठीक है ना, अगर कोई नई वैरायटीज की बात अपन करें, उसको अगर लगाएं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ या जब उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली कंडीशन होती है, तो उस समय देख के किसानों को समझ में आ जाता है कि इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, वो कंपेयर कर सकता है। तो इस प्रकार की ऑब्जर्वेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान, certainty of receiving expected benefits from the adoption of an innovation। ठीक है ना, कोई भी इनोवेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी को इनोवेशन हम अगर बोल रहे हैं, तो उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी वाला गुण भी होना चाहिए कि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी मात्रा में इसकी उपज हो सकती है, ये प्रेडिक्ट किया जा सके। इक्विटेबिलिटी, इज इट बेनिफिटेड इक्वली टू ऑल सेक्शन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के अलग 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 सेक्शंस होते हैं, कुछ रिसोर्स रिच फार्मर्स हो सकते हैं, कुछ रिसोर्स पुअर हो सकते हैं, कुछ बड़े फार्मर्स हैं, कुछ मध्यम फार्मर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ सीमांत कृषक होते हैं। ठीक है ना, किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये अलग 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 सेक्शंस होते हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सारे सेक्शन के जो फार्मर्स हैं उसको इक्वली बेनिफिट करे। ऐसा नहीं कि बड़े किसान को उससे ज्यादा फायदा होता हो, छोटे किसान को उससे कम फायदा होता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें इक्विटेबिलिटी का भी गुण होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है इनोवेशंस में होने चाहिए। व्हाट इज एडॉप्शन, अब हम लोग एडॉप्शन की बात करते हैं। एडॉप्शन, या फिर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंगीकरण। ठीक है ना। एडॉप्शन इज अ डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। अंगीकरण किसी नवाचार को सर्वोत्तम विकल्प के रूप में पूर्णतः उपयोग करने का निर्णय है। एडॉप्शन का मतलब एक डिसीजन मेकिंग होता है। इस डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत जो भी फार्मर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं
कि जो भी इनोवेशन आया है वो अभी जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उससे बेस्ट है और मुझे इसे अपना कर उपयोग चालू करना चाहिए। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया को एडॉप्शन बोलते हैं, एडॉप्शन प्रोसेस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एस.वी. सुपे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एडॉप्शन process is the mental process through which an individual passes from the first knowledge of an innovation to a decision to adopt। ठीक है ना? अंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नवाचार के प्रथम ज्ञान से लेकर उसे अपनाने के निर्णय तक गुजरता है। ठीक है ना? फर्स्ट नॉलेज ऑफ इनोवेशन, वो भी नवाचार है, उसका पहला ज्ञान उसको मिलेगा और पहला ज्ञान मिलने के बाद से उसको अंगीकरण करने के निर्णय तक जिस भी प्रक्रिया से वो गुजरता है वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एडॉप्शन प्रोसेस कहलाती है। अकॉर्डिंग टू रोजर्स, adoption process is the mental process through which an individual passes from hearing about an innovation to final adoption। अंगीकरण की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी नवाचार के बारे में सुनने से लेकर उसे अपनाने तक गुजरता है। मतलब जो भी इनोवेशंस है उसके बारे में पहली बार वो सुनेगा और सुनने से लेकर उसको अंगीकृत या उसको अपना लेने तक कि जिस भी प्रक्रिया से वो गुजरता है वो एडॉप्शन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना? एडॉप्शन प्रोसेस ऑकर्स एट इंडिविजुअल लेवल, और ये जो एडॉप्शन प्रोसेस है वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है। ठीक है ना? तो एक व्यक्ति हो सकता है या किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पूरा कंप्लीट यूनिट की हम बात करेंगे। ठीक है? तो ये एडॉप्शन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडल्स ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। अंगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? The adoption process is a decision-making process, goes through a number of mental stages before making a final decision to adopt an innovation। ठीक है ना? जैसे अपन पहले चर्चा कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नई तकनीक, किसी भी इनोवेशन, किसी भी नवाचार के बारे में फर्स्ट नॉलेज प्राप्त करता है। फर्स्ट नॉलेज प्राप्त करने से लेकर वो इस निर्णय में पहुंचता है कि मुझे इसको पूरी तरीके से अपना लेना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट एक मेंटल प्रोसेस होता है और इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है ना? तो यही सारे स्टेजेस मिलके एडॉप्शन प्रोसेस बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमिटी 1955 में इनके माध्यम से एडॉप्शन प्रोसेस दिया गया था और इसके तहत एडॉप्शन प्रोसेस में ये 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है ना? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और एडॉप्शन। ठीक है ना? तो अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ? जागरूकता। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ सम न्यू आइडिया। ठीक है ना? इस स्टेज में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी नए आइडिया या किसी इनोवेशन के बारे में अवेयर होता है, जागरूक होता है, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस या टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये प्रैक्टिस या टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? हाइब्रिड मेज हो सकता है, मेज की हाइब्रिड वैरायटी, न्यू पेस्टिसाइड या और दूसरे केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, कोई फॉर्म इम्प्लीमेंट्स वगैरह हो सकता है। ठीक है ना? तो उसके बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज उसको मिलता है, वो अवेयर होता है। जब वो अवेयर होता है उसके बारे में तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होती है, रुचि पैदा होती है। एट द इंटरेस्ट स्टेज पर्सन वांट्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडिया और प्रोडक्ट। जब वो अवेयर हो जाता है तो उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने की उसमें रुचि पैदा होती है, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस या आइडिया के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। देन फिर तीसरा जो स्टेज होता है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है ना? So at this stage, the individual makes mental application of the new idea to the present and anticipated future situations and decide whether or not to try it। तो evaluation के अंतर्गत ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, मतलब कि व्यक्ति गहन विचार विमर्श करता है इस इवोल्यूशन प्रोसेस स्टेज में
और वो जो भी नई टेक्नोलॉजी या नया प्रैक्टिस है और उसके पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है उसके कंपेयर करने की कोशिश करता है, कंपेयर करके क्या उसके फायदे हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में वो गहन विचार विमर्श करता है, फ्यूचर में इसके क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में गहन विचार विमर्श करता है। अगर उसको लगता है कि ये फायदेमंद है, ठीक है ना, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज ट्रायल, तो ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण करना, ठीक है ना, तो छोटे से क्षेत्र में उसका परीक्षण करके वो देखता है। द इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज द न्यू आइडिया ऑन ए स्मॉल स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी इन ओन सिचुएशन, मतलब अपने खुद के फील्ड कंडीशंस में वो छोटे से क्षेत्र में इसको अप्लाई करके देखता है, इसका ट्रायल करके देखता है क्या सही में ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्या सही में ये मेरे लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। अगर उसको लगता है कि ये फायदेमंद है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, देन फिर वो इसको क्या करता है, एडॉप्शन, अंगीकरण करता है, ठीक है ना। और ये फाइनल स्टेज होता है, दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस, इज कैरेक्टराइज by the large scale continued use of the idea and most of all by satisfaction with the idea। तो इस स्टेज में वो बड़े से बड़े क्षेत्र में इसको अप्लाई करता है, इसका उपयोग करता है, ठीक है ना। और उपयोग करने के बाद वो जब सेटिस्फाइड हो जाता है ये इनोवेशन या नई टेक्नोलॉजी या नया प्रैक्टिस सही में मेरे लिए बेनिफिशियल है और उस चीज को मुझे और कंटिन्यू करना है, तब हम बोलते हैं कि फाइनल एडॉप्शन उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का हो गया है, ठीक है ना। तो ये एक मॉडल है। दूसरे मॉडल की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सिंह, सिंह ने 1965 में ये एडॉप्शन प्रोसेस का एक मॉडल दिया था। उनके आधार पर ये 7 स्टेज मॉडल है, मतलब 7 स्टेप इसमें होते हैं, 7 स्टेजेस होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला देख रहे हैं आप लोग, नीड, is the stage when an individual wishes to change his existing practices, express dissatisfaction and develop a compromise। मतलब कि जो भी वो टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट किया हुआ है, जो भी प्रैक्टिस वो कर रहा है, उसका डिससेटिस्फेक्शन की वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसके जगह में कोई नई चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसकी आवश्यकता पैदा करती है, ठीक है। तो इस स्टेज के आधार पर अवेयरनेस लोगों में तभी आ सकती है जब उसको उस चीज की आवश्यकता हो। अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो मैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए अवेयर हो ही नहीं सकता, जागरूक मैं हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला होना चाहिए नीड, व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी जाके वो उसमें अवेयरनेस आएगी, ठीक है ना। तो अवेयरनेस का मतलब फिर वही कि फर्स्ट हैंड नॉलेज, द इंडिविजुअल जस्ट कम्स टू नो अबाउट एन इनोवेशन विदाउट नोइंग द डिटेल ऑफ इट, ठीक है ना। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, फिर उसमें रुचि पैदा होती है अधिक से अधिक, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। देन फिर डेलिबरेशन, डीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, दैट पर्टिकुलर इनोवेशन, दिस इज अ स्टेज ऑफ डेलिबरेशन एंड मेंटल इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो उस वाले प्रोसेस में हमने देखा था कि इवोल्यूशन, तो यहाँ पर डेलिबरेशन, ठीक है। ये भी विचार विमर्श करता है, गहन विचार विमर्श होता है मानसिक तौर पे, ठीक है ना। उसका मूल्यांकन वो करता है और मूल्यांकन में अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर वो ट्रायल में जाता है, ठीक है। ट्रायल करता है इसका, छोटे से क्षेत्र में परीक्षण करके देखता है ये, उसके बाद देन फिर यहाँ पर इवोल्यूशन, इस ट्रायल का फिर इवोल्यूशन मूल्यांकन करता है, ठीक है ना। छोटे से क्षेत्र में अगर वो इतना यील्ड मुझे दे रहा है तो बड़े क्षेत्र में अगर मैं इसको लगाऊं तो कितना प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, इस चीज का वो इवोल्यूशन करता है। देन फिर एडॉप्शन, ठीक है ना, अंगीकरण होता है। इट इज अ डिसीजन टू यूज द प्रैक्टिस ऑन कंटिन्यूड बेसिस, मतलब उसको बड़े क्षेत्र में वो लगाना चालू करता है और कंटिन्यू फिर उसको वो लगाता रहता है, ठीक है ना। तो ये एडॉप्शन 7 स्टेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिंह। अब हम लोग बात करते हैं कि एडॉप्टर्स कैटेगरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो एडॉप्टर होते हैं, ठीक है ना, जो ग्रहण करने वाले जो लोग होते हैं, जो अंगीकरण करने वाले लोग होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही समय में उस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करता। कुछ ग्रुप होता है जो सबसे पहले करता है, कुछ बाद में करता है, कुछ और उसके बाद में करता है, ठीक है ना।
तो ऐसे अलग 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 फार्मर के सेक्शंस हैं जो अलग अलग समय में इनोवेशन का एडॉप्शन करते हैं, तो उसके आधार पर ही ये एडॉप्टर्स कैटेगरी बना हुआ है, ठीक है ना। ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, रेदर दे अडॉप्ट इन एन ऑर्डर्ड टाइम सीक्वेंस, सबसे पहले कुछ लोग करेंगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, ठीक है ना। एंड दे मे बी क्लासिफाइड इनटू अडॉप्टर कैटेगरीज, और उसके आधार पर ही हम अडॉप्टर कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके इनोवेटिवनेस के आधार पर, ठीक है। इनोवेटिवनेस मतलब क्या हुआ, नवोन्मेषिता, इनोवेटिव फार्मर्स मतलब वो नवोन्मेषी किसे कहलाते हैं, तो उनकी नवोन्मेषिता के आधार पर, ठीक है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज के रूप में उनको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इनोवेटर्स, इनोवेटर्स का मतलब होता है अग्रग्राही, ठीक है ना। दे आर फर्स्ट पीपल टू अडॉप्ट अ न्यू आइडिया, और ये अग्रगाही कौन होते हैं, फर्स्ट पीपल या पहले लोग होते हैं जो नए आइडिया इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, मच अहेड ऑफ अदर मेंबर इन द कम्युनिटी, और ये बाकी और दूसरे मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के उससे बहुत आगे होते हैं। दे आर जनरली वेरी फ्यू इन नंबर, इनकी संख्या बहुत कम होती है, एंड डू नॉट मोर देन वन और टू इन अ कम्युनिटी, किसी भी समुदाय की बात करें तो उसमें एक या दो से अधिक नहीं हो सकते। वो लोकेलाइट भी हो सकते हैं और लोकेलाइट नहीं भी हो सकते, मतलब उनके बीच के व्यक्ति भी हो सकते हैं या बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं जो उनके बीच में रह रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, हैव लार्जर फार्म्स, इस प्रकार के जो कृषक होते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं अग्रगाही, ठीक है ना, उनका फार्म बहुत बड़ा होता है, हाई नेट वर्थ एंड रिस्क कैपिटल, ठीक है ना, इनकी पूंजी बहुत अधिक होती है, रिस्क कैपिटल बहुत होता है, अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करने के लिए इनके पास पूंजी अफरात है, ठीक है ना। विलिंग टू टेक रिस्क, रिस्क बीरिंग एबिलिटी, जोखिम वहन करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है। यूजुअली नॉट पास्ट मिडिल एज, मतलब कि मिडिल एज से भी नीचे के लोग होते हैं, मतलब यंगर टाइप के होते हैं, बहुत कम एज वाले ये फार्मर्स या लोग होते हैं, जनरली वेल एजुकेटेड, ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके इनोवेटर्स के। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो होता है अर्ली अडॉप्टर्स, दे आर लोकेलाइट एंड आर अ मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये लोकेलाइट होते हैं मतलब कि किसानों के बीच के ही लोग होते हैं, ठीक है ना, किसी भी समुदाय की बात करें तो उस समुदाय के लोग ही होते हैं, एंड मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और उस समुदाय के बहुत ही ये इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं, बहुत ही मुख्य हिस्सा होते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के। बिकॉज अर्ली अडॉप्टर्स आर नॉट टू फार अहेड, द एवरेज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन comprehend their एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडॉप्शन ऑफ द इनोवेशन, ठीक है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे समाज के और जो दूसरे लोग हैं वो सीख सकते हैं, ये जो अडॉप्ट किए हुए हैं कोई भी इनोवेशन को, तो उस पर्टिकुलर इनोवेशन के बारे में उनसे जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं, ठीक है ना। दे हैव मोर ओपिनियन लीडरशिप, ये ओपिनियन लीडर्स के रूप में काम करते हैं, ओपिनियन देने की काम करते हैं, और जो दूसरे फार्मर्स होते हैं उनको राय देने, या दूसरे जो फार्मर्स है वो इनसे राय लेने के लिए जरूर जाते हैं। एंड पोटेंशियल अडॉप्टर्स लुक टू देम फॉर एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनोवेशन, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या होती है, यंगर देन हु हैव अ स्लोअर एडॉप्शन रेट, मतलब जो अंगीकरण बहुत देर से करते हैं, हमसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये यंगर होते हैं, उनसे नौजवान होते हैं, बट नॉट नेसेसरली यंगर देन द इनोवेटर्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनोवेटर से भी ये नौजवान हो या उनसे भी कम उम्र के हों। दे आर नॉट द पर्सन्स हु टेस्ट द अनट्राइड आइडियाज, ठीक है ना। ये लोग जो है नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को ट्राई खुद नहीं करते, लेकिन कहीं पे अगर ट्राई किया हुआ है तो उसको सबसे पहले उपयोग करने वाले होते हैं, ठीक है ना। हैव लार्ज फार्म्स, इनका भी फार्म का साइज बड़ा होता है, हायर एजुकेशन देन दोज हु अडॉप्ट मोर स्लोली, मतलब जो स्लो गति से अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो हायर एजुकेशन, मतलब उनसे उच्च शिक्षित होते हैं जी। हाई इनकम, इनका भी जो आय है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना।
दे पार्टिसिपेट मोर इन द फॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिटी। समुदाय के बीच में जो भी औपचारिक गतिविधियां होती है इसमें ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। दे आल्सो पार्टिसिपेट मोर इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो चाहे और कोई दूसरे प्रोग्राम्स हों, इन सारे प्रोग्राम्स में ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। दे रीड पेपर्स and form journals and receive more bulletins than people who adopt later। जो बाद में अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह ये ज्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं। जो लिटरेचर है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो पढ़ के ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। they may be regarded as a community adoption leaders। इसको कम्युनिटी एडॉप्शन लीडर्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगली कैटेगरी की हम बात करें तो अर्ली मेजॉरिटी। they adopt new ideas just before the average members of the community। कम्युनिटी के जो सामान्य लोग होते हैं उससे जस्ट पहले ये इनोवेशंस को अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। they are neither very early not relatively late to adopt innovation। मतलब ये ना तो बहुत जल्दी उस इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं और ना ही बहुत लेट उस इनोवेशन को अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं। मतलब ये बीच के लोग होते हैं। they are deliberate and take longer time to make the decision to adopt। कोई भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने के पहले ये बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं, बहुत समय लेते हैं, उसके बाद फिर निर्णय लेते हैं कि उस इनोवेशन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू इनोवेटर्स एंड अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है ना। मतलब अर्ली अडॉप्टर और इनोवेटर से कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा समय लेते हैं, बहुत सोचते विचारते हैं। दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी ये सारी विशेषताएं होती है। स्लाइटली एबव एवरेज इन एज, एजुकेशन एंड फार्मिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना। इनका एज जो है वो सामान्य होता है, एवरेज। ये पूरे समुदाय के एज की अगर बात करें तो एवरेज एज वाले लोग होते हैं। इनका एजुकेशन भी एवरेज लेवल का होता है। फार्मिंग एक्सपीरियंस, कृषि करने की जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी सामान्य स्तर का होता है। दे हैव मीडियम हाई सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इनका जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति या स्टेटस जो होता है वो मध्यम स्तर का होता है। लेस एक्टिव इन फॉर्मल ग्रुप्स देन अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है ना। जो भी फॉर्मल ग्रुप्स वगैरह, औपचारिक समूह या औपचारिक कार्यक्रम वगैरह होता है उसमें लेस एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होते, बट मोर एक्टिव देन दोज अडॉप्टिंग लेटर। लेकिन उन लोगों से ज्यादा सक्रिय होते हैं जो इनसे भी लेट अडॉप्ट करने वाले होते हैं। इन मेनी केसेस दे आर नॉट फॉर्मल लीडर्स इन द एसोसिएशंस इन द कम्युनिटी बट दे आर एक्टिव इन दोज एसोसिएशन। ये लीड करने के लिए आगे तो नहीं आते हैं लेकिन उन एसोसिएशंस में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन प्रोग्राम जैसे ट्रेनिंग हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन, किसान मेला हो गया, स्टडी टूर्स वगैरह में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं। हैव मोर लिमिटेड रिसोर्सेज देन अर्ली अडॉप्टर एंड इनोवेटर। इनोवेटर और अर्ली अडॉप्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो इनके पास जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। दे एसोसिएट मेनली विथ पीपल ऑफ देयर ओन कम्युनिटी, ठीक है ना। ये अपने खुद के कम्युनिटी के लोगों के साथ ही ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दे आर मोस्टली मेंशन्ड एज नेबर एंड फ्रेंड्स। इनको नेबर और फ्रेंड, पड़ोसी और दोस्त के रूप में जाना जाता है। जब हम एग्रीकल्चर नॉलेज डिसेमिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे किसान इन लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। एडॉप्टर्स की जो फोर्थ कैटेगरी होती है वो है लेट मेजॉरिटी। दे आर कॉशियस एंड स्केप्टिकल। मतलब क्या होगा कि ये सतर्क और संदेहपूर्ण तरीकों से किसी चीज को देखते हैं, ठीक है ना। संदेह की दृष्टि इनमें ज्यादा होती है। अडॉप्ट न्यू आइडियाज जस्ट आफ्टर द एवरेज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना। और जो भी एवरेज मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उसके बाद ये कोई भी इनोवेशंस को अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं। दे अडॉप्ट मेनली बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द इनोवेशन। ये इसीलिए उस चीज को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है एंड आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। और अडॉप्ट करके बाकी लोग इससे बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। इस वजह से ये लोग उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं।
इनके विशेषताओं की अगर बात करें तो दोज इन दिस ग्रुप हैव लेस एजुकेशन एंड आर ओल्डर देन द अर्ली मेजॉरिटी। ठीक है ना, तो अर्ली मेजॉरिटी से अगर कंपेयर किया जाए तो उसे ओल्डर होते हैं, उम्र में ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, और इनका एजुकेशन का लेवल भी कम होता है। दे हैव स्मॉल साइज ऑफ फॉर्म, इनका जो क्षेत्र का जो साइज है, फॉर्म का जो साइज है वो स्मॉल होता है, छोटे साइज का होता है। ठीक है ना, अर्ली अडॉप्टर एंड अर्ली मेजॉरिटी के कंपैरिजन में दे टेक फीवर लीडरशिप रोल्स देन द अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये नेतृत्व वाला गुण इनमें कम होता है। ठीक है ना, दे हैव लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जोखिम वहन क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। दे टेक एंड रीड फीवर पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुलेटिन्स देन द अर्ली मेजॉरिटी। ठीक है ना, अर्ली मेजॉरिटी के कंपैरिजन में ये कम पेपर पढ़ने वाले लोग होते हैं, मैगजीन्स, बुलेटिन्स, जर्नल्स वगैरह का बहुत ही कम उपयोग करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये जो है लेस एजुकेटेड भी होते हैं, मतलब लिटरेचर्स का उपयोग बहुत कम करने वाले होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट in as many activities outside the community as do people who adopt earlier। इनसे पहले अडॉप्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनसे अगर इनका कंपेयर किया जाए तो ये कम्युनिटी के बाहर होने वाली जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते, या बहुत कम पार्टिसिपेट करने वाले लोग ये होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लेट मेजॉरिटी। ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलंब बहुसंख्यक। इसके बाद सबसे लास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो है लेट एडॉप्टर्स, और इसको लेगार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, लेट एडॉप्टर्स मतलब क्या हुआ, विलंब ग्राही। लेगार्ड्स आर द लास्ट पीपल टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस, ये लोग सबसे आखिरी व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं ना, एंड आर ट्रेडिशनल। ठीक है ना, ये ट्रेडिशनल टाइप के लोग होते हैं। बाय द टाइम द लेगार्ड्स फाइनली अडॉप्ट एन इनोवेशन it may already have been superseded by a more recent idea which the innovators are already using। ठीक है ना, ये लेगार्ड्स जो है किसी भी टेक्नोलॉजी को उस समय उपयोग करते हैं जब ये उपयोग करना चालू करते हैं, उस समय अगर इनोवेटर्स से इनका कंपेयर किया जाए तो इनोवेटर्स जो है उसकी तुलना में और दूसरी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिए होते हैं, तब जाके ये पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये जो लेट अडॉप्टर्स है, लेगार्ड्स है, इसके लिए वो टेक्नोलॉजी फिर इनोवेशन से नहीं रह जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके कंपैरिजन में और भी टेक्नोलॉजी आ जाई रहती है। ठीक है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या है, लिस्ट एजुकेशन, बहुत कम पढ़े लिखे या अनएजुकेटेड टाइप के लोग भी होते हैं, इलिटरेट टाइप के लोग होते हैं। ओल्डेस्ट, उम्र इनका बहुत अधिक होता है, बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं ये। दे आर द मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है ना, सीमांत कृषक, मतलब इनका लैंड होल्डिंग, जमीन जो है, भूमि जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, वेरी लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जोखिम वहन की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है इनकी, या बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है ना, पार्टिसिपेट लिस्ट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह या फॉर्मल औपचारिक जो भी संगठन होता है समुदाय में, ठीक है ना, कोऑपरेटिव्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, इसमें बहुत ही कम पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं। दे हार्डली रीड फ्रॉम मैगजीन्स एंड बुलेटिन्स, ये कभी कभार मैगजीन्स बुलेटिन्स वगैरह पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं ये। ठीक है ना, तो इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लेट एडॉप्टर्स की है। ठीक है, अब हम एडॉप्टर्स कैटेगरीज के परसेंटेज की बात करें उनके इनोवेटिवनेस के आधार पर, तो ये कितने कितने परसेंट में होते हैं। अगर किसी एक सोसाइटी, एक समुदाय के लोगों में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो एक स्टडी के आधार पर ये फाइंडिंग्स दिया गया है कि जो इनोवेटर्स होते हैं वो 2.5% तक होते हैं। ठीक है, मतलब अगर 100 लोगों में अगर देखा जाए तो 2.5 लोग, तो 2.5 लोग तो होते नहीं है, तो 200 लोगों में 5 लोग इनोवेटर्स होंगे।
अर्ली एडॉप्टर्स का जो परसेंटेज है वो 13.5% होता है, अर्ली एडॉप्टर्स, ठीक है ना। अर्ली एडॉप्टर्स मतलब शीघ्रग्राही, और अर्ली मेजॉरिटी की बात करें, शीघ्र बहुसंख्यक, तो ये शीघ्र बहुसंख्यक की संख्या होती है 34%, ठीक है। लेट मेजॉरिटी, विलंब बहुसंख्यक, तो इसकी संख्या भी 34% होता है, और ये जो लेगार्ड्स होते हैं वो 16% होते हैं, ठीक है ना। पूरे कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से उनके इनोवेटिवनेस के आधार पर एडॉप्टर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको इतने परसेंटेज में उनको बांटा जा सकता है, इस प्रकार के परसेंटेज होता है। तो थैंक यू very much. This is all about diffusion adoption of innovation.